लास्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल आप एक काम करो, सबसे पहले तो इसकी निकाल लो वैल्यू, और लेफ्ट दोनों के लिए सेम डेफिनेशन है, तो एक्स की जगह 0 पुट कर दो, तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास k ln 4, और यहाँ राइट हैंड लिमिट निकाल लो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h है ना, तो f ऑफ h हो जाएगा, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 8 की पावर h माइनस 4 की पावर h माइनस 2 की पावर h प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर। अब इस 8 की पावर h को आप लिख दो 4 की पावर h इंटू 2 की पावर h माइनस 4 की पावर h, माइनस कॉमन ले लो 2 की पावर h माइनस 1 अपॉन h स्क्वायर। लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0। अभी हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे आ गया h स्क्वायर, ऊपर देखो 4 की पावर h कॉमन हो गया, अंदर बचा 2 की पावर h माइनस 1 माइनस 2 की पावर h माइनस 1, इस पूरे में से अब 2 की पावर h माइनस 1 कॉमन ले लो, अंदर मिल गया 4 की पावर h माइनस 1, एक h इसको दे दो, एक h इसको दे दो, अब यही फॉर्मूला बन गया, यही फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा ln2 इंटू ln4, दिस इज इक्वल टू k ln4, ln4 कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिक k की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर k इक्वल टू ln2। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी। तो ये तो बेसिक फॉर्मूला था ना, लिमिट x टेंड्स टू a की पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है ln a, भूल गए लगता है। आप ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये होता है ln a। ये क्वेश्चन दिया हमने, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना, लेकिन इसको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपसे कहा है उसने y इक्वल टू fx डिफाइंड पैरामेट्रिकली t बिलोंग टू रियल नंबर देन एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब हमको y और x के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है ना, fx क्या होगा ये निकालना, फाइंड fx एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी, तो ऑब्वियसली t को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट कर लीजिए, मॉड t हटा लीजिए, मॉड की डेफिनेशन लगा के, मैं अलग अलग लिख देता हूं, केस फर्स्ट, if t greater than 0, in this case mod of t equal to t, case 2 है if t is less than 0, greater than equal to भी लगा लो यहाँ पे, less than 0, in this case mod of t equal to minus t, पुट करो, बना दो केस, अभी तो कंटिन्यूटी की डिस्कशन करोगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास t स्क्वायर प्लस t इंटू टी, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारे पास 2t माइनस t, हो जाएगा t, अब t को वापस पुट कर दो, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर, ये वैल्यू कब मिली, ये उस समय वैल्यू मिली जब t 0 से बड़ा था, लेकिन यहां तो x आ गया, लेकिन कंडीशन में तो t है, अब क्या करूं, t 0 से बड़ा है, और यहाँ y इक्वल टू 2x है, यहाँ तो कंडीशन में x चाहिए था, तो अब देखो x और t में कोई रिलेशन है क्या, यस x और t में रिलेशन है, t इक्वल टू x, तो अगर t 0 से बड़ा है इसका मतलब ऑब्वियसली है कि x 0 से बड़ा है, एक डेफिनेशन ये बनी, अगली डेफिनेशन यहां से बना लो, मॉड ऑफ t की जगह माइनस t रखो, सॉल्व करो। भाई हाँ जी बच्चों क्या हुआ, अब देखो दूसरा केस बनाता हूं t लेस देन 0 पे, तो मॉड ऑफ t माइनस t हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 0 हो गया, और x की वैल्यू हो जाएगी 2t और माइनस माइनस प्लस t, तो हो जाएगा 3t, तो यहां तो y की वैल्यू 0 बन गई, देखो ध्यान से, यहां तो y की वैल्यू 0 मिल गई जब x की वैल्यू क्या है t, तो x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो आपका फंक्शन की डेफिनेशन तैयार हो गई, फंक्शन हो गया बच्चे 2x स्क्वायर
if x is greater than equal to 0 and 0 if x is less than 0। ये डेफिनेशन तैयार हुई। इतना क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद कंटिन्यूटी की चेकिंग हो जाएगी ना? तो क्लियर दिख रहा है कंटिन्यूअस है? नहीं दिख रहा? तो देखो ना, 0 पे 0 हो गया, राइट हैंड लिमिट भी 0 हो गई, लेफ्ट हैंड 0 हो गई। ग्राफ बनाना, ग्राफ बना लो। ग्राफ कैसे बनेगा? लेस देन 0 पे 0, तो लेस देन 0 पे 0 ये कॉन्साइड कर गया, 0 पे 0, इसके बाद 2x², मतलब ये ग्राफ बन गया, हो गया ग्राफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। हाँ, इसको ट्राई करो। fx इक्वल टू कॉस इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट एक्स। कॉट एक्स चेक करना पड़ेगा, कॉट एक्स है कि कॉस एक्स है। लेट मी चेक। अब सोचो, जब x की वैल्यू π/2 से कम है, ये हाइट मिल रही है कॉट की 0 के बहुत पास, लेकिन पॉजिटिव मिल रही है, तो इसका फ्रैक्चर पार्ट क्या होगा? ऐसे सोचना है। ग्राफ ले लो तो बहुत इजीली पकड़ में आ जाएगा, ओरल हो जाएगा। तो x लेस देन π/2 में सॉल्व नहीं कर रहा, क्वेश्चन को थोड़ा ओरल वर्कआउट करते हैं। x लेस देन π/2, π/2 से जैसे ही छोटा लूंगा तो उस केस में cot x की जो वैल्यू आएगी वो इतनी छोटी आएगी, लेकिन पॉजिटिव आएगी। जो cot x की वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसी आएगी इस केस में। cot x जब x की वैल्यू π/2 से छोटी होगी, उस केस में आएगी 0.001, ऐसी कुछ आएगी। थोड़ी सी हाइट आएगी ना, बहुत थोड़ी सी हाइट। π/2 पे 0 है, लेकिन उसके लेफ्ट में ये क्या है? पॉजिटिव है। और 0.001 का अगर आप फ्रैक्चर पार्ट निकालोगे तो 0 है, ठीक है? तो इसका फ्रैक्चर पार्ट 0 आ गया। अरे फ्रैक्चर पार्ट तो 0.001 ही आएगा ना, तो किसकी तरह अप्रोच कर रहा है? 0 की तरह अप्रोच कर रहा है, तो फ्रैक्चर पार्ट इसका 0 हो गया। तो ये आपके पास बन जाएगा कॉस इनवर्स 0। और कॉस इनवर्स 0, कॉस से किस एंगल की वैल्यू 0 होती है? कॉस से किस एंगल की वैल्यू 0 होती है? कॉस 0 0 होता है कि कॉस 90 0 होता है? ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा व्हेन x लेस देन π/2 है, तो आपके पास fx की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स 0। और cos इनवर्स 0, cos से किस एंगल की वैल्यू 0 होती है? तो ये होती है आपके पास π/2 की। तो π/2 बन गया। अब यहां पे आ जाओ राइट हैंड लिमिट पे, π/2 प्लस पुट कर देता हूं, तो हो जाएगा पाई इंटू π/2 प्लस, तो π/2 प्लस मतलब 1.57 से थोड़ा सा ज्यादा, -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन π/2। अभी हो जाएगा पाई इंटू 1.57 से थोड़ा सा ज्यादा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 1 -1, तो हो गया पाई -1। दोनों इक्वल नहीं है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। देखिए, पूरा लिखने की बजाय हमने यहाँ पे थोड़ा ओरल काम कर दिया। अब धीरे धीरे बेटा ओरल काम बढ़ाइए। इतना तो अब कैलकुलेशन तुम लोग के दिमाग में हो, बिल्कुल बैठ जाना चाहिए अच्छे से, ठीक है? समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? x लेस देन π/2 पे tan x का हम cot x का हमने देखा, cot x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, लेकिन बहुत 0 के पास है, तो 0.00001। और उस पर उसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप निकालोगे तो 0.001 का फ्रैक्शनल पार्ट तो वही आएगा 0.001, मतलब 0 पे अप्रोच कर गया वो। और cos इनवर्स ऑफ 0 π/2 हो गया। इस तरीके से आपको समझना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला कहाँ गया? नहीं, ये नहीं लेना, इस टाइप का हो चुका है। हाँ, ये देखो। तो पहले आपको सिग्मा लगाना है, फिर उस पर लिमिट लगाना है। और क्वेश्चन देख के मेरे ख्याल से तुम सबके दिमाग में आ जाना चाहिए सिग्मा और फॉर्मेट को देख के कि इसमें क्या लगेगा। बोलो बोलो, इसको देख के बताइए क्या लगना चाहिए इसके अंदर। टेलीस्कोपिक सम। तो बस न्यूमरेटर को इसके डिफरेंस में लिख दो, सेपरेट करो, बीच में माइनस लो, दो पार्ट में ब्रेक करो, बीच में माइनस लो। उसके सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? डिनोमिनेटर के डिफरेंस में देखो न्यूमरेटर आ रहा कि नहीं आ रहा। डिनोमिनेटर के डिफरेंस में न्यूमरेटर आ रहा है या नहीं आ रहा, वो चेक करो। टेलीस्कोपिक ही लगाओ यार, विजन अगर याद हो तो लगाओ भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। 3 टर्म आए तो विजन लगाओ, ऐसे तो सिंपल हो जाएगा। 3 टर्म हो डिनोमिनेटर में, 4 टर्म हो एपी के।
देखो सबसे पहले क्या करोगे, इस न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंस में लिखोगे, पहला काम। अब इसका डिफरेंस ऊपर लिख दो। अब देखो ब्रैकेट ओपन करने पे क्या मिलेगा, एक RX से RX कट गया, 1 से 1 कट गया, XC मिलेगा। बहुत बढ़िया, अब डिवीजन कर दो, तो हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। ये कट गया तो हो गया 1 अपॉन आर एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन आर प्लस 1 एक्स प्लस 1। अब r की वैल्यू 0 1 2 3 वो पुट कर लो, हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, r की वैल्यू 0 पुट करो, तो पहला ब्रैकेट क्या मिलेगा, देखो 0 पुट करने पे तो 1 माइनस 1 अपॉन आर की वैल्यू 0 पुट की x प्लस 1, प्लस आर की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1। और ये प्रोसीजर रिपीट करते जाओ और r की वैल्यू n माइनस 1 पुट करो, 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1, तो nx प्लस 1। अब आप देखो कौन किसको कट कर रहा है वो चेक करो। ये नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म ने पिछले के लास्ट को काटा, तो नेक्स्ट के फर्स्ट ने पिछले के लास्ट को काटा, नेक्स्ट के फर्स्ट ने पिछले के लास्ट को काटा। अब केवल पहला और आखिरी बच गया। अब जो बचा है उस पर लिमिट लगानी है n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन nx प्लस 1। और n की जगह जैसे ही इंफिनिटी पुट करूंगा तो आपके रिजल्ट जाएगा 1 माइनस 0, रिजल्ट हो गया 1। x की वैल्यू पे डिपेंड करने का मतलब क्या क्या कौन सी x की वैल्यू, x तो कुछ दिया ही नहीं है इसने। दिया होता है x इक्वल टू 1 2 3 कुछ 0 कुछ दिया होता तो करते। सर पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो nx बाय nx प्लस 1 बनेगा, उसके बाद nx से डिवाइड कर देंगे तो सर 1 बन रही है, 1 बन रहा है, x x वन ग्रेटर देन पर, वन बन तो गया 1, और x इज इक्वल टू 0 पे सर 0 बन रहा था। मतलब मैं समझा नहीं। हाँ देखो अब ध्यान से, 0 इनका जो 0 कहना है वो ध्यान वैल्यू से पर अलग आंसर है। देखो ध्यान से। आप ये एक मेजर मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन में, ये आंसर गलत है। देखिए अब आप ध्यान दीजिएगा कि आप जब इसमें n टेंस टू इंफिनिटी में किससे डिवाइड करेंगे, n की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे, करेंगे ना, n से ही डिवाइड करेंगे ना। तो जब n से डिवाइड कर देंगे तो कोफिशिएंट तो इसका 1:1, ये 1 1 बन जाएगा, जबकि ये 0 ना हो। अगर ये टर्म ही 0 हो जाएगा तब तो ये कुछ मामला ही नहीं बनेगा। भाई आपने ऐसा किया ना, लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। अब x की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जा रही थी तो 0 नहीं हो सकती थी, लेकिन इसके अंदर मान लो मैंने एक और टर्म डाल दिया, कुछ कह दिया, मान लो कि k आ गया, और मैंने कहा k 0 भी तो हो सकता है। जब 0 होगा तब तो इसकी लिमिट 1 हो ही नहीं सकती है। तो यहां पे कुछ वैसी बात आ रही है, n इंफिनिटी पे जा रहा है लेकिन n के साथ x भी मल्टीप्लाइड है, तो ये वैल्यू अब x के ऊपर भी डिपेंड करेगी। यहाँ दो केस बनेंगे। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा, देखो अगर x की वैल्यू 0 हो जाए, अगर x 0 हो जाए तब क्या होगा, अगर x 0 हो जाएगा तो n इंटू 0, 0 अब एग्जैक्ट 0 है,
जीरो इंटू एनी क्वांटिटी, भले वो क्वांटिटी इंफिनिटी हो। इंफिनिटी का मतलब क्या है? इंफिनिटी का मतलब है बड़ी पावर में बहुत बड़ी पावर। नंबर ही है ना भाई, बहुत बड़ा नंबर है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन नंबर तो है। और किसी भी बड़े से बड़े नंबर को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा वो तो। देखो इन्फिनिटी इंटू जीरो इंडिटरमिनेट फॉर्म है जबकि दोनों अप्रोचिंग है, लेकिन इन्फिनिटी इंटू एग्जैक्ट जीरो जीरो है। तो भले ही एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, और लेकिन एक्स अगर एग्जैक्ट जीरो है, सॉलिड जीरो है, बिल्कुल जीरो ही है, जीरो के अगल बगल की बात नहीं हो रही अब, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा जीरो है। तो ये हो जाएगा जीरो अपॉन जीरो प्लस वन, तो रिजल्ट हो जाएगा आपके पास जीरो। और अगर एक्स जीरो के इक्वल नहीं है, एक्स अगर जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है ना, तब आप यहां पर इसे कोफिशिएंट की बात करोगे। ठीक, तब आप इसको जो है किससे डिवाइड कर लो, एक्स से डिवाइड कर लो या एन एक्स से डिवाइड कर लो, जो भी करना कर लो। ठीक, तो अब ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी वन। तो ये जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन दो रिजल्ट देगा। ये आपके पास जीरो होगा इफ एक्स इक्वल टू जीरो, और ये वन होगा इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ज्यादातर बच्चे इसको वन लिख के आ जाते हैं, बोले हाँ साहब हो गया काम, जैसे यहां पे मैंने कहा एन की जगह इन्फिनिटी रख दिया, वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो गया। लेकिन अगर मान लो एक्स जीरो होता तो, अगर एक्स खुद जीरो होता तो जीरो इंटू कितनी बड़ी नंबर कर लोगे तो जीरो ही मिलेगा, तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है, केस दो बनाने पड़ेंगे, समझ गए? तो जीरो पे जीरो है और बाकी नॉट इक्वल टू जीरो पे क्या है, वन है। अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या बनेगा, ये ग्राफ है आपके पास, जीरो पे क्या बनेगा, जीरो पे जीरो बनेगा और ये गायब हो गया। और बाकी सब पे क्या बनेगा, बाकी सब पे वन बनेगा। ये देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, ये आपके पास मॉड ऑफ सिग्नम एक्स दिख रहा है। तो देखो अगर मैं जी एक्स फंक्शन एक लिख दूं, मॉड ऑफ सिग्नम एक्स, यही ग्राफ बनेगा ना। बोलो, मॉड ऑफ सिग्नम एक्स का तो यही ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखो। तो मैं इस क्वेश्चन को इससे भी रिलेट कर सकता हूं, दोनों ग्राफ सेम बनेगा। अरे यार सिग्नम एक्स का ग्राफ क्या होता है माय डियर, ये जीरो पे जीरो, इधर प्लस वन, इधर माइनस वन। जब मॉड लगा लिया तो नीचे ग्राफ कहां पहुंच गया, नीचे ग्राफ तो कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। ये लो सेम बन गया। तो हो सकता है मैं एफ एक्स ये दे दूं, जी एक्स ये दे दूं, कुछ और पूछ लूं या कुछ और कहानी बनाने लग जाऊं या इसको इससे रिलेट करने लग जाऊं, वो देखना पड़ेगा आपको। फिलहाल अभी जो हमने पूछा उसके हिसाब से जीरो पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस वेयर एट एक्स इक्वल टू जीरो। बाकी सभी पॉइंट पर, बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ध्यान रखिएगा। जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है, बाकी वन पे अगल बगल सब डिफाइंड है, कंटिन्यूअस है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? ठीक है, चलो अब एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको ले ले फटाफट। अगली क्लास से आपका इसमें ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशंस की बातें ज्यादा होंगी, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी के टाइप्स पढ़ाऊंगा, डिसकंटिन्यूटी कब ली जाती है, कैसे ली जाती है, कितनी कहानी है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। आ गया भाई, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, ऊपर ही है ना, नहीं है नीचे है यार, ये गड़बड़ हो जाता है। देखो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे कंटिन्यूटी कैसे होगी, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। जैसे हमने एक डेफिनेशन दे रखी है, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए। इस डेफिनेशन को देखो, जब एक्स की वैल्यू आप ए से बड़ी लोगे तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन होगा। जब एक्स की वैल्यू आप ए से छोटी लोगे ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब दिस फंक्शन इज डिफाइन ओनली एट वन पॉइंट एक्स इक्वल टू, ये किसी और पे डिफाइन ही नहीं है। और एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन क्या बनेगा, ग्राफ देख लो, एक्स इक्वल टू ए पे, अगर ये एक्स इक्वल टू ए है, ये पॉइंट ए है, तो एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन की वैल्यू जीरो बन गई, तो फंक्शन बस ए ही बनेगा और कुछ नहीं। ये ए कॉमा जीरो पॉइंट एक प्रकार से।
ठीक है, तो ये सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी है, ठीक है, कंटिन्यूटी एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है। अब इसके ये एग्जांपल समझ लीजिएगा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज रैशनल एंड माइनस एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। सो मैं एक चीज आपको सीधा समझा दे रहा हूं, मान लो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट ए, एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए, एक पॉइंट है जिस पे कंटिन्यूअस है। ये अब क्या है, ए रैशनल है कि इरेशनल है, ये हमने नहीं बोला। सो मान लो अगर एक्स रैशनल है, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए इफ ए इज रैशनल, if a belong to rational fx, ठीक है, अगर कंटिन्यूअस है तो दिस मस्ट बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अब ये इरेशनल हो गया तब, इफ ए डज नॉट बिलोंग टू रैशनल fx इक्वल होना चाहिए, क्योंकि मैंने मान लिया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पे। अगर फंक्शन किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, वो पॉइंट ही सर्च करना चाह रहा हूं कि ए क्या होगा। मान लो फंक्शन किसी पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस है, तो उस ए पर अगर ए रैशनल है तो फंक्शन की लिमिट, और अगर ए इरेशनल है तो फंक्शन की लिमिट इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर रैशनल के नेबरहुड में इरेशनल आता है और हर इरेशनल के नेबरहुड में रैशनल आता है, ठीक है, क्लियर। तो उस केस में आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। अच्छा, अब एक्स अगर रैशनल है, ए अगर रैशनल है, तो फिर ये तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। एक्स है ना, एक्स की ए रख दोगे, एक्स अगर इरेशनल है तो वो माइनस ए हो जाएगी, इधर भेज दो, सो 2a इक्वल टू 0 हो गई, मतलब a इक्वल टू 0 हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन। तो ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन में रैशनल और इरेशनल आता है तो इन दोनों डेफिनेशन को इक्वेट कर दो, इन दोनों डेफिनेशन क्या करो, आप इक्वेट कर दो। जैसे ही दोनों डेफिनेशन को आप इक्वेट करोगे, एक्स और माइनस एक्स को आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करने पे कितना मिल गया, 2x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, यही वो पॉइंट है जहां पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। जब भी डेफिनेशन में रैशनल या इरेशनल आएगा तो दोनों डेफिनेशन को इक्वेट करके वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, तो ये जो पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। समझ गए? ये सब डिलरिच फॉर्मूलेज हैं ये। अब अगर मान लो ऐसा फंक्शन दे दूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रैशनल और 0 इफ एक्स डू नॉट बिलोंग टू रैशनल, अब बताओ कंटिन्यूअस है क्या? अब यहां दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये कभी इक्वल होंगी ही नहीं, ये तो इसके इक्वल हो ही नहीं सकता। यहां तो एक्स था तो इक्वल हो गया, एक ऐसी वैल्यू मिल गई 0 जिसपे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो है, ये जो फंक्शन है, ये आपके पास हर 1 से 0, 0 से 1 के बीच में झूला झूलता रहेगा, तो ये हमेशा आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। जितने भी एक्स है सबके लिए डिसकंटिन्यूअस है, सभी रैशनल के लिए डिसकंटिन्यूअस है, सभी रैशनल के लिए डिसकंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि अगर आपने ऐसा कहा, अगर आपने कहा कि ये रैशनल पॉइंट है, एक्स इक्वल टू ए, ये रैशनल पॉइंट है, और जैसे ही इसके राइट में जाओगे तो राइट वाला पॉइंट इरेशनल हो सकता है। तो रैशनल पे अगर वैल्यू 1 है तो इरेशनल पे वैल्यू 0 है, तो ये एक बार लिमिट 1 बनेगी तो एक बार लिमिट 0 बनेगी, तो इसकी लिमिट 0 1 के बीच में झूला झूलेगी, या तो 0 बनेगी या फिर 1 बनेगी, या फिर 0 बनेगी या फिर 1 बनेगी। इसकी लिमिट कहीं एक पॉइंट पर अप्रोच नहीं करेगी। अब बच्चा बोलेगा सर लेकिन इसमें ऐसा क्यों हो गया? इसमें तो समझ में आ रहा मुझे, क्योंकि भाई इस पे अगर 1 बन रही है, इस पे अगर ये 1 बन रही है, तो नेबरहुड पे अगर इरेशनल नंबर है तो उस पर 0 बन जाएगी, तो एक बार लिमिट 1 बनेगी, एक बार लिमिट 0 बनेगी, तो नेचुरल सी बात है, सेम तरफ अप्रोच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। और हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एट ऑल रियल नंबर दिस इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, सभी रैशनल पे, सभी इरेशनल पे। इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये सब 0 बन गई। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ से देखिए आपको एक चीज समझ में आएगी, रैशनल पे ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा,
सॉलिड लाइन नहीं बनानी है, ध्यान रखना कि बीच में जो गैप दिखा रहा हूं ना, गैप का मतलब ये इरेशनल पॉइंट पे लाइन नहीं है। और इरेशनल पे अगर आप देखो तो -x बनाओ, ये वो पॉइंट है जहां पे दोनों ग्राफ सेम बन सकता है, क्रॉस करेगा। वो क्रॉसिंग वाले पॉइंट पे हो सकता है कि रैशनल और इरेशनल की वैल्यू कौन सी, मतलब वहां पे दोनों के दोनों जो है जीरो की तरफ अप्रोच कर जाएं, क्योंकि लिमिट अप्रोचिंग है, लिमिट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। समझ में आगे बात? जीरो के बगल वाला जो नंबर होगा वो भी अप्रोच कर जाएगा जीरो पे, जीरो के लेफ्ट वाला नंबर होगा वो भी जीरो पे अप्रोच कर जाएगा। बस एक ही ऐसा पॉइंट होगा जहां पे ये होगा। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, बहुत पहले, ध्यान रखो, तो उसमें लिया है। सर डायरेक्टलेट वाले थोड़े से अजीब टाइप के लगते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं रखना है। यहाँ पे x का फंक्शन आ गया, यहाँ पे x का फंक्शन आया, दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से जो भी होना वहां से रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ उसमें अपने को दिमाग खर्च नहीं करना। उसके अलावा किसी और पॉइंट पे वो कभी कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। और अगर x नहीं आया, जैसे यहाँ आया ही नहीं, ये है एक्चुअल में डिलरेज फंक्शन, पहले ये x आया ही नहीं, तब तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस है फॉर ऑल रियल नंबर। ठीक, चलो फटाफट एक दो पॉइंट और खत्म करके ये शीट खत्म करें आज।